मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 2023 की यह पहली मन की बात और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम का 97वां 97th एपिसोड भी है। आप सभी के साथ एक बार फिर बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। हर साल जनवरी का महीना काफी इवेंटफुल होता है। इस महीने 14 जनवरी के आसपास उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देश भर में त्योहारों की रौनक होती है। इसके बाद देश अपने गणतंत्र उत्सव भी मनाता है। इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह में अनेक पहलुओं की काफी प्रशंसा हो रही है। जैसलमेर से पुलकित ने मुझे लिखा है कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। कानपुर से जया ने लिखा है कि उन्हें परेड में शामिल झांकियों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को देखकर आनंद आया। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली विमेन कैमल राइडर्स और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी भी काफी सराहना हो रही है। साथियों, देहरादून के वत्सल जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूं, क्योंकि उस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और एक प्रकार से 25 तारीख की शाम ही मेरी 26 जनवरी के उमंग को और बढ़ा देती है। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती है। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। धानीराम टोटो, जानूम सी सॉय और बी रामकृष्ण रेड्डी जी के नाम अब तो पूरा देश उनसे परिचित हो गया है। सिद्दी, जारवा और ओंगे जैसे आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। जैसे हीराबाई लोबी, रतन चंद्र कार और ईश्वर चंद्र वर्मा जी। जनजातीय समुदाय हमारी धरती, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाड़ीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी ये सम्मान मिला है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में अपनी संस्कृति के संरक्षण में जुटे राम कुई बांगवे न्यूमे, विक्रम बहादुर जमातिया और कर्मा वांगचू को भी सम्मानित किया गया है। साथियों, इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया को समृद्ध किया है। कौन होगा जिसको संगीत पसंद ना हो? हर किसी की संगीत की पसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन संगीत हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है। इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में वो लोग हैं जो संतूर, बम्हुम, द्वितारा जैसे हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र की धुन बिखेरने में महारत रखते हैं। गुलाम मोहम्मद जाज, मोआ सुपाऊ, सिंहबोर कुरकालाऊ,
मुनि वेंकटप्पा और मंगल कांति राय, ऐसे कितने ही नाम हैं जिनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। साथियों, पद्म पुरस्कार पाने वाले अनेक लोग हमारे बीच के वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो सेवा भाव से अपने काम में लगे रहे और इसके लिए उन्हें कभी किसी पुरस्कार की आशा नहीं की। वो जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके चेहरे का संतोष ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसे समर्पित लोगों को सम्मानित करके हम देशवासियों का गौरव बढ़ा है। मैं सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम भले ही यहां नहीं ले पाऊं, लेकिन आपसे मेरा आग्रह जरूर है कि आप पद्म पुरस्कार पाने वाले इन महानुभावों के प्रेरक जीवन के विषय में विस्तार से जानें और औरों को भी बताएं। साथियों, आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान गणतंत्र दिवस की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एक दिलचस्प किताब का भी जिक्र करूंगा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी। तमिलनाडु में एक छोटा लेकिन चर्चित गांव है उतिर मेरूर। यहाँ 1100-1200 साल पहले का एक शिलालेख दुनिया भर को अचंभित करता है। यह शिलालेख एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि ग्राम सभा का संचालन कैसे होना चाहिए और उसके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया क्या हो। हमारे देश के इतिहास में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक और उदाहरण है 12वीं सदी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम। यहाँ फ्री डिबेट और डिस्कशन को प्रोत्साहन दिया जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह माग्ना कार्टा से भी पहले की बात है। वारंगल के काकीय वंश के राजाओं की गणतांत्रिक परंपराएं भी बहुत प्रसिद्ध थी। भक्ति आंदोलन ने पश्चिमी भारत में लोकतंत्र की संस्कृति को आगे बढ़ाया। बुक में सिख पंथ की लोकतांत्रिक भावना पर भी एक लेख को शामिल किया गया है, जो गुरु नानक देव जी के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालता है। मध्य भारत की उरांव और मुंडा जनजातियों में कम्युनिटी ड्रिवन और कॉन्सेंसस ड्रिवन डिसीजन पर भी इस किताब में अच्छी जानकारी है। आप इस किताब को पढ़ने के बाद महसूस करेंगे कि कैसे देश के हर हिस्से में सदियों से लोकतंत्र की भावना प्रवाहित होती रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमें निरंतर इस विषय का गहन चिंतन भी करना चाहिए, चर्चा भी करना चाहिए और दुनिया को अवगत भी कराना चाहिए। इससे देश में लोकतंत्र की भावना और प्रगाढ़ होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि योग दिवस और हमारे विभिन्न तरह के मोटे अनाजों मिलेट्स में क्या कॉमन है, तो आप सोचेंगे ये भी क्या तुलना हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में काफी कुछ कॉमन है तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल
संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दोनों का ही निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। दूसरी बात ये कि योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, दोनों ही अभियानों में जन भागीदारी की वजह से क्रांति आ रही है। जिस तरह लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। लोग अब मिलेट्स को अपने खानपान का हिस्सा बना रहे हैं। इस बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है। इससे एक तरफ वो छोटे किसान बहुत उत्साहित है जो पारंपरिक रूप से मिलेट्स का उत्पादन करते थे। वो इस बात से बहुत खुश है कि दुनिया अब मिलेट्स का महत्व समझने लगी है। दूसरी तरफ एफपीओ और एंटरप्रेन्योर्स ने मिलेट्स को बाजार तक पहुंचाने और उसे लोगों तक उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले के रहने वाले केवी रामा सुब्बा रेड्डी जी ने मिलेट्स के लिए अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी। माँ के हाथों से बने मिलेट्स के पकवानों का स्वाद कुछ ऐसा रचा बसा था कि इन्होंने अपने गांव में बाजरे की प्रोसेसिंग यूनिट ही शुरू कर दी। सुब्बा रेड्डी जी लोगों को बाजरे के फायदे भी बताते हैं और उसे आसानी से उपलब्ध भी कराते हैं। महाराष्ट्र में अलीबाग के पास केनाड गांव की रहने वाली शर्मिला ओसवाल जी पिछले 20 साल से मिलेट्स की पैदावार में यूनिक तरीके से योगदान दे रही है। वो किसानों को स्मार्ट एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे रही है। उनके प्रयासों से न सिर्फ मिलेट्स की उपज बढ़ी है, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। अगर आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जाने का मौका मिले तो यहाँ के मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। कुछ ही महीने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम खूब पॉपुलर हो रहे हैं। मैं आपसे एक और बात पूछूं? आपने एंटरप्रेन्योर शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आपने मिलेटप्रेन्योर सुना है क्या? ओडिशा की मिलेटप्रेन्योर्स आजकल खूब सुर्खियों में है। आदिवासी जिले सुंदरगढ़ की करीब 1,500 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप ओडिशा मिलेट्स मिशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ महिलाएं मिलेट से कुकीज, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और केक तक बना रही है। बाजार में इनकी खूब डिमांड होने से महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। कर्नाटका के कलबुर्गी में अलंद भुताई मिलेट्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ने पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च की देखरेख में काम शुरू किया। यहाँ के खाकरा, बिस्कुट और लड्डू लोगों को भा रहे हैं। कर्नाटका के ही बीदर जिले में हुलसूर मिलेट प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिलाएं मिलेट्स की खेती के साथ ही उसका आटा भी तैयार कर रही है। इससे इसकी कमाई भी काफी बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती से जुड़े छत्तीसगढ़ के संदीप शर्मा जी के एफपीओ से आज 12 राज्यों के किसान जुड़े हैं। बिलासपुर का यह एफपीओ 8 प्रकार के मिलेट्स का आटा और उसके व्यंजन बना रहा है। साथियों, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में G20 की समिट्स लगातार चल रही है और मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है, मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं। यहाँ बाजार से बनी खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पायसम, पूड़ी और डोसा जैसे व्यंजन भी परोसे जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एग्जीबिशन में मिलेट से बनी हेल्थ ड्रिंक, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया गया। दुनिया भर में इंडियन मिशंस भी इनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का ये प्रयास और दुनिया में बढ़ने वाली
मिलेट्स की डिमांड हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली है। मुझे देखकर भी अच्छा लगता है कि आज जितने तरह की नई नई चीजें मिलेट से बनने लगी हैं, वो युवा पीढ़ी को भी उतनी ही पसंद आ रही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की ऐसी शानदार शुरुआत के लिए और उसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए मैं मन की बात के श्रोताओं को भी बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब आपसे कोई टूरिस्ट हब गोवा की बात करता है तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? स्वाभाविक है, गोवा का नाम आते ही सबसे पहले यहाँ की खूबसूरत कोस्टलाइन, बीचेस और पसंदीदा खान पान की बातें ध्यान में आने लगती हैं। लेकिन गोवा में इस महीने कुछ ऐसा हुआ जो बहुत सुर्खियों में है। आज मन की बात में मैं इसे आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। गोवा में हुआ ये इवेंट है पर्पल फेस्ट। इस फेस्ट को 6 से 8 जनवरी तक पणजी में आयोजित किया गया। दिव्यांग जनों के कल्याण को लेकर यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास था। पर्पल फेस्ट कितना बड़ा मौका था, इसका अंदाजा आप सभी इस बात से लगा सकते हैं कि 50,000 से भी ज्यादा हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए। यहाँ आए लोग इस बात को लेकर रोमांचित थे कि वो अब मिरामार बीच घूमने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। दरअसल मिरामार बीच हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए गोवा के एक्सेसिबल बीचेस में से एक बन गया है। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट, टेबल टेनिस टूर्नामेंट, मैराथन कंपटीशन के साथ ही एक डीप ब्लाइंड कन्वेंशन भी आयोजित किया गया। यहाँ यूनिक बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम के अलावा एक फिल्म भी दिखाई गई। इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि हमारे सभी दिव्यांग भाई बहन और बच्चे इसका पूरा आनंद ले सके। पर्पल फेस्ट की एक खास बात, इसमें देश के प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी रही। उनकी ओर से ऐसे प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया जो दिव्यांग फ्रेंडली है। इस फेस्ट में दिव्यांग कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अनेक प्रयास देखे गए। पर्पल फेस्ट को सफल बनाने के लिए मैं इसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। इसके साथ ही उन वॉलंटियर्स का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए रात दिन एक कर दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक्सेसिबल इंडिया के हमारे विजन को साकार करने में इस प्रकार के अभियान बहुत ही कारगर साबित होंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मन की बात में मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिसमें आपको आनंद भी आएगा, गर्व भी होगा और मन कह उठेगा, वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया। देश के सबसे पुराने साइंस इंस्टीट्यूशंस में से एक बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc एक शानदार मिसाल पेश कर रहा है। मन की बात में मैं पहले इसकी चर्चा कर चुका हूं कि कैसे इस संस्थान की स्थापना के पीछे भारत की 2 महान विभूतियां जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा रही है। तो आपको और मुझे आनंद और गर्व दिलाने वाली बात यह है कि साल 2022 में इस संस्थान के नाम कुल 145 पेटेंट्स रहे हैं। इसका मतलब है हर 5 दिन में 2 पेटेंट्स। ये रिकॉर्ड अपने आप में अद्भुत है। इस सफलता के लिए मैं IISc की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं। साथियों, आज पेटेंट फाइलिंग में भारत की रैंकिंग 7वीं और ट्रेडमार्क्स में 5वीं है। सिर्फ पेटेंट्स की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में इसमें करीब 50% की वृद्धि हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है और अब वो 40वें पर आ पहुंची है, जबकि 2015 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 80 नंबर के भी पीछे था।
एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत में पिछले 11 वर्षों में पहली बार डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग की संख्या फॉरेन फाइलिंग से अधिक देखी गई है। ये भारत के बढ़ते हुए वैज्ञानिक सामर्थ्य को भी दिखाता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि 21वीं सदी की ग्लोबल इकोनॉमी में नॉलेज ही सर्वोपरि है। मुझे विश्वास है कि भारत के टेकेड का सपना हमारे इनोवेटर्स और उनके पेटेंट्स के दम पर जरूर पूरा होगा। इससे हम सभी अपने ही देश में तैयार वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट का भरपूर लाभ ले सकेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, नमो ऐप पर मैंने तेलंगाना के इंजीनियर विजय जी की एक पोस्ट देखी। इसमें विजय जी ने ई वेस्ट के बारे में लिखा है। विजय जी का आग्रह है कि मैं मन की बात में इस पर चर्चा करूं। इस कार्यक्रम में पहले भी हमने वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन के बारे में बातें की है, लेकिन आइए आज इसी से जुड़ी ई वेस्ट की चर्चा करते हैं। साथियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है, तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो ये रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फेंका जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होता है। मानव इतिहास में जितने कमर्शियल प्लेन बने हैं, उन सभी का वजन मिला दिया जाए तो भी जितना ई वेस्ट निकल रहा है उसके बराबर नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे हर सेकंड 800 लैपटॉप फेंक दिए जा रहे हो। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। आज करीब 500 ई वेस्ट रिसाइकलर्स इस क्षेत्र से जुड़े हैं और बहुत सारे नए उद्यमियों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। बेंगलुरु की ई परिसरा ऐसे ही एक प्रयास में जुटी है। इसने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की कीमती धातुओं को अलग करके ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसी तरह मुंबई में काम कर रही इकोरिको ने मोबाइल ऐप से ई वेस्ट को कलेक्ट करने का सिस्टम तैयार किया है। उत्तराखंड के रुड़की की एटेरो रिसाइकलिंग ने तो इस क्षेत्र में दुनिया भर में कई पेटेंट्स हासिल किए हैं। इसने भी खुद की ई वेस्ट रिसाइकल टेक्नोलॉजी तैयार कर काफी नाम कमाया है। भोपाल में मोबाइल ऐप और वेबसाइट कबाड़ीवाला के जरिए टनों ई वेस्ट एकत्र किया जा रहा है। इस तरह के कई उदाहरण हैं। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा। ई वेस्ट के क्षेत्र में काम करने वाले बताते हैं कि अभी हर साल सिर्फ 15-17% ई वेस्ट को ही रिसाइकल किया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी के संरक्षण की बहुत चर्चा होती है।
इस दिशा में भारत के ठोस प्रयासों के बारे में हम लगातार बात करते रहे हैं। भारत ने अपने वेटलैंड्स के लिए जो काम किया है, वो जानकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ श्रोता सोच रहे होंगे कि वेटलैंड्स क्या होता है। वेटलैंड साइट्स यानी वो स्थान जहां दलदली मिट्टी जैसी जमीन पर साल भर पानी जमा रहता है। कुछ दिन बाद 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है। हमारी धरती के अस्तित्व के लिए वेटलैंड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पर कई सारे पक्षी, जीव, जंतु निर्भर करते हैं। ये बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के साथ फ्लड कंट्रोल और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी सुनिश्चित करते हैं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, रामसर साइट्स ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। वेटलैंड्स भले ही किसी देश में हो, लेकिन उन्हें अनेक मापदंडों को पूरा करना होता है, तब जाकर उन्हें रामसर साइट्स घोषित किया जाता है। रामसर साइट्स में 20,000 या उससे अधिक वाटर बर्ड्स होने चाहिए। स्थानीय मछली की प्रजातियों का बड़ी संख्या में होना जरूरी है। आजादी के 75 साल पर अमृत महोत्सव के दौरान रामसर साइट से जुड़ी एक अच्छी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश में अब रामसर साइट्स की कुल संख्या 75 हो गई है, जबकि 2014 के पहले देश में सिर्फ 26 रामसर साइट्स थी। इसके लिए स्थानीय समुदाय बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस बायोडायवर्सिटी को संजो कर रखा है। यह प्रकृति के साथ सद्भाव पूर्वक रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा का भी सम्मान है। भारत के ये वेटलैंड्स हमारी प्राकृतिक सामर्थ्य का भी उदाहरण है। ओडिशा की चिल्का झील को 40 से अधिक वाटर बर्ड स्पीशीज को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। कैबुल लमजाम लोकटाक को स्वैम्प डियर का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट माना जाता है। तमिलनाडु के वेर्थांगल को 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया। यहाँ की बर्ड पॉपुलेशन को संरक्षित करने का पूरा श्रेय आसपास के किसानों को जाता है। कश्मीर में पंजाथ नाग समुदाय एनुअल फ्रूट ब्लॉसम फेस्टिवल के दौरान एक दिन को विशेष तौर पर गांव के झरने की साफ सफाई में लगाता है। वर्ल्ड रामसर साइट में अधिकतर यूनिक कल्चरल हेरिटेज भी है। मणिपुर का लोकटाक और पवित्र झील रेणुका से वहां की संस्कृतियों का गहरा जुड़ाव रहा है। इसी प्रकार संभार का नाता मां दुर्गा के अवतार शाकंभरी देवी से भी है। भारत में वेटलैंड्स का ये विस्तार उन लोगों की वजह से संभव हो पा रहा है जो रामसर साइट्स के आसपास रहते हैं। मैं ऐसे सभी लोगों की बहुत सराहना करता हूं। मन की बात के श्रोताओं की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार हमारे देश में, खासकर उत्तर भारत में खूब कड़ाके की सर्दी पड़ी। इस सर्दी में लोगों ने पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा भी खूब लिया। जम्मू कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्होंने पूरे देश का मन मोह लिया। सोशल मीडिया पर तो पूरी दुनिया के लोग इन तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हमारी कश्मीर घाटी हर साल की तरह इस बार भी बहुत खूबसूरत हो गई है। बनिहाल से बड़गाम जाने वाली ट्रेन की वीडियो को भी लोग खासकर पसंद कर रहे हैं। खूबसूरत बर्फबारी, चारों ओर सफेद चादर सी बर्फ। लोग कह रहे हैं कि ये दृश्य परिलोक की कथाओं सा लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये किसी विदेश की नहीं बल्कि अपने ही देश में कश्मीर की तस्वीरें हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि स्वर्ग इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या होगा। ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आप भी इन तस्वीरों को देखकर कश्मीर के शहर जाने का जरूर सोच रहे होंगे। मैं चाहूंगा आप खुद भी जाइए और अपने साथियों को भी ले जाइए। कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ
और भी बहुत कुछ देखने जानने के लिए है। जैसे कि कश्मीर के सैयदाबाद में विंटर गेम्स आयोजित किए गए। इन गेम की थीम थी स्नो क्रिकेट। आप सोच रहे होंगे कि स्नो क्रिकेट तो ज्यादा ही रोमांचक खेल होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कश्मीरी युवा बर्फ के बीच क्रिकेट को और भी अद्भुत बना देते हैं। इसके जरिए कश्मीर में ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश भी होती है जो आगे चलकर टीम इंडिया के तौर पर खेलेंगे। ये भी एक तरह से खेलो इंडिया मूवमेंट का ही विस्तार है। कश्मीर में युवाओं में खेलों को लेकर बहुत उत्साह बढ़ रहा है। आने वाले समय में इनमें से कई युवा देश के लिए मेडल जीतेंगे, तिरंगा लहराएंगे। मेरा आपको सुझाव होगा कि अगली बार जब आप कश्मीर की यात्रा प्लान करें तो इन तरह के आयोजनों को देखने के लिए भी समय निकालें। ये अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र को मजबूत करने के हमारे प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए। गणतंत्र मजबूत होता है जनभागीदारी से, सबका प्रयास से, देश के प्रति अपने अपने कर्तव्यों को निभाने से। और मुझे संतोष है कि हमारा मन की बात ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सेनानियों की बुलंद आवाज है। अगली बार फिर से मुलाकात होगी ऐसे कर्तव्यनिष्ठ लोगों की दिलचस्प और प्रेरक गाथाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।